हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम एक बार एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पूर्ति चैप्टर बनाया था और पूर्ति का फर्स्ट पार्ट जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप सब पहले उसको देख लेना, देन फिर आज हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 10-15 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। इसमें हम 3 टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम के कारण और पूर्ति के नियम के अपवाद। तो 3 टॉपिक इसमें हमें डिस्कस करना है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी पूर्ति चैप्टर पे और उसमें हम पूरा चैप्टर जो है समाप्त कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्ति के लिए टोटल जो है 3 वीडियो रहेंगी, जो एक पहले अपलोड हो चुका है, दूसरी मैं आज ये बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्ति का नियम। अब देखिए, हमने जब पहली वीडियो बनाई थी, जो पहला हमने वो बनाया था, तो उसमें हमने देखा था कि भाई उसके निर्धारक तत्व क्या हैं। हमने डिस्कस किया था कि निर्धारक तत्व क्या है। तो निर्धारक तत्व में हमने सबसे पहले जो तत्व डिस्कस किया था तो वस्तु की अपनी कीमत हमने डिस्कस की थी। ठीक है, कि वस्तु की अपनी कीमत से कैसे प्रभावित होता है पूर्ति, कैसे उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। तो बस बिल्कुल वही चीज है, वही नियम है। बस आज हम थोड़ा डायग्राम के साथ देखेंगे इसको। ठीक, निर्धारक तत्व में हमने डायग्राम नहीं बनाया था, यहां पर हम डायग्राम के साथ देखेंगे। तो बिल्कुल वही है कि भाई पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर कीमत के साथ पूर्ति का प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भाई वस्तु की अपनी कीमत जो होती है उसके साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है पूर्ति का। मतलब कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति जो है कम होगी। सीधी सी बात है। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है, अन्य बातें स्थिर रहने पर। अन्य बातें, ये अन्य बातें क्या हैं? आप सबने डिमांड वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि अन्य बातें स्थिर रहने पर या अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांगी गई मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अन्य बातें क्या होती हैं? तो जो हमने निर्धारक तत्व पढ़ा था, जो निर्धारक तत्व पढ़ा था हमने पूर्ति के लिए, उस निर्धारक तत्व में कीमत को छोड़कर, क्योंकि कीमत की तो बात हम यहां पर कर रहे हैं, कीमत को छोड़कर बाकी सारी जो चीजें थी वो अन्य बातें थी। और इसी को तुम अजम्पशंस भी कह सकते हो या कह सकते हो मान्यताएं, कि उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। पूर्ति के नियम की मान्यताएं वही हैं। अब मान्यताएं तो पूर्ति के नियम की मान्यता भी यही है कि उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कह सकते हो फर्मों की संख्या में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फर्मों की संख्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक भाई, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब भविष्य में कोई परिवर्तन की संभावना ना हो। भविष्य में परिवर्तन की संभावना का मतलब यहां पर है कि भविष्य में कीमत कम होने या ज्यादा होने की कोई संभावना ना हो। मतलब कि जो हमने निर्धारक तत्व पढ़े थे, उस निर्धारक तत्व में वस्तु की अपनी कीमत छोड़ दो, बाकी जो सारे तत्व हैं वो अन्य बातें हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उनमें परिवर्तन होगा तो भाई पूर्ति का नियम अप्लाई ही नहीं होगा। सीधी सी बात है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक फर्मों की संख्या ले लेता हूं, तो फर्मों की संख्या ले ली, सीधी सी बात है, फर्मों की संख्या बढ़ रही है तो कीमत चाहे बढ़े ना बढ़े, भाई प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना, तो पूर्ति भी अपने आप ही बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए, यही इसकी मान्यताएं भी होती हैं। अब डायग्राम के साथ देख लेते हैं कि भाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप सबको तो मिल ही जाएगा ये। तो डायग्राम के साथ देख लेते हैं। देखिए पहले शेड्यूल, ये कीमत है। मैं यहां पर x लिख रहा हूं, मतलब कि कोई भी वस्तु हमने मान लिया एक x वस्तु, उसकी कीमत है 1 2 3 4 5। सीधी सी बात है। उसके बाद पूर्ति है। अब मैंने कहा प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो प्रत्यक्ष संबंध का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे ही सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ये 10 20 30 40 50, ठीक है, तो ये सप्लाई बढ़ गई। तो ये शेड्यूल। अब जरा इसको हम एक डायग्राम पे देखते हैं।
बिल्कुल सिंपल डायग्राम होता है इसका, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, यहाँ पर मात्रा लिख देते हैं और 1 2 3 4 5 यहाँ कीमत ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए जब कीमत 1 है तो कितनी है पूर्ति, सप्लाई कितनी है 10 है, तो ये कीमत 1 10, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40 और 5 है तो 50। ठीक, ये हो गया सप्लाई कर्व। अब मैंने जब डिमांड वाला चैप्टर पढ़ाया था आप सबको तो मैंने बताया था कि भाई जब भी किसी चीज के साथ प्रत्यक्ष रिलेशन होता है, मतलब इन एक्सिस के बीच में प्रत्यक्ष रिलेशन होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, तो हमेशा कर्व अपवर्ड बनता है सीधी अपवर्ड बनेगा। और अगर इनवर्स होगा मतलब अप्रत्यक्ष संबंध होगा, कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब नीचे की ओर ढालू होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बड़ी हेल्प करती है एग्जाम में आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। ठीक है, सीधी सी बात है, यहां प्रत्यक्ष संबंध है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ रही है, तो वैसे वैसे जब मात्रा बढ़ेगी, पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ये क्या होगा पॉजिटिव रिलेशन होगा और ये अपवर्ड के साथ जाएगा। ठीक, तो ये आपका पूर्ति वक्र हो गया। अब हमें 2 टॉपिक और देखना है, पूर्ति के नियम के कारण। ठीक है, तो पूर्ति के नियम के कारण देखिए क्या है, क्या कारण है पूर्ति के नियम के। देखिए सबसे पहला जो कारण है वह है भाई फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या। एक मिनट में जरा इसको इरेज कर देता हूं। चलिए देखते हैं क्या है पूर्ति के नियम के कारण। पूर्ति के नियम के कारण वहां ज्यादा दिक्कत होती क्योंकि जगह नहीं थी, तो चलिए पूर्ति के नियम के कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहले है भाई फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या। दूसरा है लाभ का उद्देश्य, लाभ का उद्देश्य, या इसको फर्म का उद्देश्य भी कह सकते हो, फर्म का उद्देश्य। ठीक, तीसरा है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। अब इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए होता क्या है, पूर्ति का नियम क्या कहता है कि जैसे कीमत बढ़ेगी क्या होता है कि पूर्ति ज्यादा होने लग जाती है, मार्केट में पूर्ति ज्यादा होने लग जाती है, मतलब वस्तु की मात्रा जो की पूर्ति जो है ज्यादा होने लग जाती है। अब ऐसा होता क्यों, सबसे पहला कारण है फर्मों की संख्या। जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट होता है ना उसमें नए नए फर्म आने शुरू हो जाते हैं। अब नए नए फर्म आने, क्योंकि उस चीज में प्रॉफिट है, तो जब नए नए फर्म आने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि भाई पूर्ति अपने आप बढ़ेगी। सीधी सी बात है, नए फर्म आ रहे हैं, मान लो कि मार्केट में 10 फर्म थे, मान लो फोन बनाने वाले, मोबाइल फोन बनाने वाले 10 फर्म थे, वो मिलके 150 फोन बनाते थे। अब मोबाइल फोन में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा, मतलब कि मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा कि यहां पर और फर्में आएंगी। अब मान लीजिए 5 और आ गई, टोटल कितनी होगी 15। तो अब ये 5 आई, ये भी तो कुछ ना कुछ मार्केट में सप्लाई करेंगी ना। माना कि इन्होंने 40 और किया, तो अब पूर्ति कितनी होगी 190 हो गई, सीधी सी बात है। तो फर्मों की संख्या जो है वो पूर्ति के नियम का एक कारण बनता है। उसके बाद देखिए लाभ का उद्देश्य या फर्म का उद्देश्य। जब मैंने निर्धारक तत्व तो आप सबको पढ़ाया था तो क्या किया था कि भाई बताया था कि भाई फर्मों के अपने अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। लाभ का मतलब कुछ फर्म जो होते हैं अपने लिए एक ही वस्तु में ज्यादा लाभ चाहते हैं, और कुछ फर्म होते हैं कि क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो लाभ का उद्देश्य भी एक बहुत ज्यादा जो है नियम का कारण है, कह सकते हो कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है उस चीज में तो लोग उसकी पूर्ति करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है। तो एक लाभ का उद्देश्य भी होता है, और लाभ कब बढ़ेगी जब भाई कीमत बढ़ती है। तो लाभ का उद्देश्य भी होता है कि भाई क्या करता है, पूर्ति के नियम का एक कारण बनता है। उसके बाद है स्टॉक में परिवर्तन। अब होता क्या है, मान लीजिए कि एक फर्म है, उसके पास उसने 50 जो है पूर्ति कर रखी है और 100 जो है स्टॉक कर रखा है, 100 क्वांटिटी जो है स्टॉक कर रखा है किसी भी चीज का। मान लीजिए मान लो X वस्तु है, तो अब क्या होगा
कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी वो क्या करेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है पूर्ति करना शुरू कर देगा, अपने स्टॉक को निकालना शुरू कर देगा। तो इसलिए भी मार्केट में पूर्ति बढ़ जाती है कीमत ज्यादा होने पे, क्योंकि भाई उसे प्रॉफिट होगा, ज्यादा कीमत बढ़ रही है तो चाहेगा ज्यादा ज्यादा बेच दें, ज्यादा ज्यादा सेल कर दें। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो अपने स्टॉक को फटाफट निकालना चाहेगा ज्यादा से ज्यादा कीमत पे। ठीक है, तो ये नियम हो गए। अब एक टॉपिक और है इसका कि भाई अपवाद या एक्सेप्शंस कह सकते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। मैं बार बार डस्टर भूल जाता हूं, टेबल पे लेने जाना पड़ता है, इससे अच्छा हाथ से मिटा लेता हूं। चलिए अब अपवाद, पूर्ति के नियम के अपवाद। सबसे पहले अपवाद होता क्या है यह समझ लीजिए। तो अपवाद का मतलब होता है जहां पर पूर्ति का नियम अप्लाई ना हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए गन्ना है, अब गन्ने की कीमत बढ़ती जा रही है, तो भाई गन्ने की कीमत बढ़ रही है तो क्या उसके एकदम से प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, जो रहेगा वही, क्योंकि गन्ने का प्रोडक्शन कोई मशीन से तो होता नहीं है, उसे तो खेत में उगाना पड़ेगा, टाइम लेता है ना। तो वहां पर ये अपवाद होते हैं कि भाई कीमत बढ़ रही है तब भी हम जो है बहुत ज्यादा पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपवाद कहते हैं जहां पर पूर्ति का नियम अप्लाई ना हो। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले जैसे मैंने आप ये एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, वो क्या था, खेत से रिलेटेड, तो कृषि उत्पाद। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है कृषि में, या नेचुरल भी कह सकते हो, जो हमें नेचर प्रकृति की तरफ से प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा भविष्य की प्रत्याशा। ठीक है, भविष्य की प्रत्याशा अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा खराब होने वाली वस्तु, लिख देता हूं, खराब होने वाली वस्तु। ठीक है, चौथा दुर्लभ वस्तु। ये चार मैंने लिखे, अब एक एक करके देखिए। एक तो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं भाई, कृषि उत्पाद। अब या इसको प्राकृतिक उत्पाद भी कह सकते हैं, जो हमें प्रकृति की तरफ से प्राप्त होती है। वो चीज चाहे कीमत कितनी बढ़े, आप एकदम से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन से थोड़ी ना बनी है, वो तो आपको इंतजार करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे मैंने गन्ने का एग्जांपल दिया, किसी भी प्रोडक्शन का एग्जांपल ले लो जो खेत से जुड़ा हो, भाई सब्जी का या गाजर का ले लो, कीमत बढ़ रही है तो एकदम से गाजर तो बढ़ ही नहीं जाएगा, है ना। भविष्य की प्रत्याशा, अब होता क्या है कि भविष्य में कीमत कम होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, इसका फर्क भी पड़ता है, ये भी एक एक्सेप्शन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी कीमत चल रही है 20 रुपए, किसी भी चीज का एक्स वस्तु है, ठीक है, और भविष्य में उत्पादक को लगता है उसकी कीमत 10 रुपए होने वाली है, तो इस टाइम वो 15 रुपए में भी अधिक से अधिक पूर्ति करना शुरू कर देगा, अधिक बेचना शुरू कर देगा। तो हो गया ना अपवाद कि कीमत कम हो रही है तब भी वो ज्यादा ज्यादा पूर्ति कर रहा है, क्योंकि उस 10 रुपए से अच्छा तो उसका 15 रुपए ठीक है ना, 10 रुपए तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, कीमत कम होने पे भी ज्यादा पूर्ति करना शुरू कर देगा, क्योंकि भविष्य में उसे बहुत ज्यादा कीमत कम होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। खराब होने वाली वस्तु, अब जो वस्तुएं खराब होने वाली होती हैं, ठीक है, वो जैसे दूध वगैरह लगा लो, है ना, तो वो वस्तुएं उसकी कीमत बढ़ने पे भी बहुत ज्यादा पूर्ति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लंबे टाइम तक रखा नहीं जा सकता है, खराब हो जाएंगी तो नुकसान हो जाएगा। तो वह वस्तुएं ऐसी होती है जो खराब होने वाली होती हैं, जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं, उनको उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं की जाती है कीमत बढ़ने पर भी। अब दुर्लभ वस्तु, ये तो आप नाम से ही समझ सकते हो, जो बड़ी मुश्किल से मिलती हो, दुर्लभ। अब जो वस्तु बड़ी मुश्किल से मिलती है, दुर्लभ है, तो उसकी कीमत बढ़ जाने पे थोड़ी ना आसानी से मिल जाएगी, कीमत बढ़ गई आसानी से आ जाओ पूर्ति कर दो। वो तो दुर्लभ पहले से ही है। ठीक है, तो कीमत बढ़ने पे भी दुर्लभ वस्तुओं की पूर्ति नहीं होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया है, पूर्ति का नियम, उसका डायग्राम और उसकी मान्यताएं। उसके बाद भाई
पूर्ति के नियम का कारण क्या है, उसके बाद है पूर्ति के नियम का अपवाद। ये 3 टॉपिक अभी हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है पूर्ति चैप्टर, और इसमें से जो है आप मांग और पूर्ति ये दोनों चैप्टर अगर एक साथ लेकर चलेंगे तो और इजी समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए और आसान भी है, सबसे बड़ी चीज ये है आसान भी है, तो इसको अच्छे तरीके से आप सब तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूर्ति का चैप्टर पूरा समाप्त कर दे। कुछ ही 1-2 चुनिंदा टॉपिक रह गए हैं छोटे मोटे, जो एक साथ हम ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको समाप्त करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को थोड़ा ग्रो करें, भाई लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप सबका पैसा भी नहीं लगना है कि भाई आप सबके पैसे लग रहे हों। तो चलिए, थैंक यू।